चलो स्टार्ट करें। हम लोग आज शुरू करेंगे एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन कौन सा पार्ट को डिलीट करने वाले हैं पहले मार्किंग कर लेते हैं। टोटल 12 पेज का चैप्टर है, जिसमें से यहां आ जाओ, नीचे आ जाओ डायरेक्टली। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड के बाद यहां से इसको काट लेना। पेज नंबर 106 में नीचे है ये पोर्शन को। पेज नंबर 107 पूरा काट लेना। पेज नंबर 108 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ठीक है, ट्रेड साइकिल क्लियर है। बस इसके अलावा बाकी बाद में जितना जो बच गया ऊपर सब पढ़ना है हमको। चलो अभी तक इकोनॉमिक्स में क्या सीखे हो? कुछ सीखे हो? डिमांड सप्लाई, डिमांड ज्यादा होने से क्या होता है, सप्लाई कम होने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, डिमांड कम होने से क्या होता है। तो ये सारा नॉलेज इस चैप्टर में अभी लगने वाला है, ठीक है। जितना कुछ सीखे हो नेशनल इनकम चैप्टर में, उसके बाद के 2 चैप्टर में, उसके बाद पहले जो 11th में डिमांड चैप्टर में और सप्लाई चैप्टर में, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभी तक जो भी नॉलेज है सब कुछ कहाँ पे अप्लाई होगा? इस वाले चैप्टर में अप्लाई होगा। छोटा सा चैप्टर दिखता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ से आता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो अब देखो, टॉपिक का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड किसको बोलते हैं? जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस डिमांड। अच्छा, कभी भी सब छोड़ दो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह छोड़ दो, तुम नॉर्मली बताओ मार्केट में जब डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या होगा बताओ? प्राइस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ने से क्या होगा? प्राइस बढ़ने से क्या होगा? कुछ होगा? क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या होता है? बढ़ता है। तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ना शुरू होगा। लेकिन प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होता है? कम होता है। तो धीरे धीरे डिमांड कम होना शुरू होगा। फिर से एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाएगा। पहले गैप था ना, डिमांड ज्यादा था सप्लाई कम था, अब सप्लाई बढ़ने लगा और डिमांड नीचे आने लगा, तो दोनों कोई ना कोई पॉइंट पे आके मिलेंगे ना, दोनों कोई ना कोई पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो वो पॉइंट जहां पे मिलेंगे, अब देखो क्या हुआ सिचुएशन, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई पहले था, अब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई फिर से हो गया, लेकिन प्राइस क्या हो गया? अब राइज हो गया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, डिमांड कर्व था ये सप्लाई कर्व था। पहले ये दोनों मस्त कहां पे थे? इक्विलिब्रियम पे थे, मजे कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ? अचानक से किसी रीजन से डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया। तो कहां पे बनाए बोलो पॉइंट? नया लाइन नीचे बनाए या ऊपर बनाए? नीचे बनाए या ऊपर बनाए? डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, इधर क्वांटिटी है, इधर प्राइस है। अभी क्वांटिटी कितना था? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था। अभी क्या हो गया? मार्केट में अचानक से डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया। तो नया मार्केट, नया पॉइंट कहां पे आएगा? नया पॉइंट कहां पे आएगा? ऊपर आएगा या नीचे आएगा? कैसे ऊपर आएगा?
प्राइस तो बाद में बढ़ेगा ना। अभी हम कहां पे हैं, या चलो तुम्हारे हिसाब से करते हैं, एक काम करते हैं, चलो ये दोनों पॉइंट को मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, सबको। दोनों इक्विलिब्रियम पे था, अब प्राइस बढ़ गया, ठीक है, अब मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है। देखो किसी रीजन से क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, तो नया डिमांड कब बना देता हूं, नया डिमांड कब बना दूं, कहां पे बनाऊं नया डिमांड कर, इधर, इधर, चलो नया डिमांड कर बना दिया इधर। ये कब ऐसा होता है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, जब प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर के चेंज होने के वजह से जब डिमांड चेंज होता है, तब डिमांड कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। याद करो, पढ़े होगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। याद नहीं है तो 11th का बुक काउंटर में ले लेना, देख लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। 11th क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाया गया होगा, एक शिफ्ट इन डिमांड कर्व और दूसरा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और दूसरा कॉन्सेप्ट था सप्लाई चैप्टर में शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम सेम कर्व में मूव कर रहे हैं तो वो किसके वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। और जब हम किसी दूसरे कर्व में जा रहे हैं, ये कर्व को छोड़ के नया एक लाइन बनाना पड़ रहा है, तो वो प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के वजह से चेंज आ रहा है, ठीक है। अब कभी भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा मार्केट में, तुम लोग बताए, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। फर्स्ट सबसे पहला इंपैक्ट कहां आएगा, फर्स्ट जो चेंज होगा वो क्या होगा, प्राइस, प्राइस सबसे पहले क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस के बढ़ने के वजह से सेकंड कहां पे चेंजेस आएगा, डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा, ठीक है। डिमांड क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है या नहीं होता है, इनवर्स रिलेशन है डिमांड का और प्राइस का। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, तो डिमांड कम होना शुरू हो गया और सप्लाई बढ़ना शुरू हो गया। सप्लाई बढ़ना शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब भी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। क्यों बढ़ता है प्राइस बढ़ने से सप्लाई, दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्राइस बढ़ेगा तो दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, तो दुकानदार ज्यादा बेचने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा, करेगा, इसी वजह से सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। अब थर्ड का क्या होगा, अगेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाएगा, अगेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ने लगा है दूसरे कम होने लगा है, तो दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है। ये ज्यादा था ये कम होना शुरू हो गया, ये कम था ये बढ़ना शुरू हो गया, तो दोनों एक पॉइंट पे आके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ऑब्वियसली। जब ये लोग एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उस केस में प्राइस क्या है, देखो प्राइस सिर्फ अभी तक बढ़ा था, प्राइस कम नहीं हुआ था। जो डिमांड बढ़ गया था वो कम हो गया, ठीक है, फिर से ठीक हो गया। जो सप्लाई कम हो गया था वो बढ़ गया, ठीक हो गया। लेकिन प्राइस सिर्फ क्या हुआ है, बढ़ा है, वो अभी तक कम एक बार भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, फिर से सिर्फ इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और जब सिर्फ इकोनॉमी में प्राइस बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। जब भी डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई नहीं होता, डिमांड ज्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, उस केस में प्राइस बढ़ने लगता है, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होने लगता है और सप्लाई बढ़ने लगता है। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों एक जगह जाके मिलते हैं, जब एक जगह जाके मिलते हैं तो ओवरऑल प्राइस क्या हो जाता है, सिर्फ बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन प्राइस ठीक नहीं होगा, प्राइस अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका अगर ऑपोजिट लें तो मान लो डिमांड कम था और सप्लाई ज्यादा था, तो क्या होगा बताओ, दुकानदार बेचना चाहता है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेगा दुकानदार, प्राइस कम करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट इंपैक्ट जो आएगा वो होगा प्राइस कम होगा। प्राइस के कम होते ही डिमांड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और सप्लाई क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अगेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन अब क्या प्राइस फिर से बढ़ेगा, अब प्राइस फिर से नहीं बढ़ेगा, अब प्राइस जो पहले कम हुआ था, अब प्राइस हमेशा क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशनरी सिचुएशन, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन कब आता है,
जब सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है। एग्जैक्टली यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कब आता है और डिफ्लेशन कब आता है, इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं और डिफ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड कम है तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, देखो अब इकोनॉमी को तो इक्विलिब्रियम पे चलाना पड़ेगा। अच्छा ये एक बात बताओ मुझे, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या हम सिर्फ सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते? प्राइस को बिना चेंज किए क्या हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते? क्यों सिर्फ सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हम लोग? क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम लोग इकोनॉमी में मान के चलते हैं, हम लोग इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर इंसान को काम मिल चुका है। जब हर इंसान को काम मिल चुका है तो अब नया प्रोडक्शन होगा कैसे, कौन करेगा आगे? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि ऑटोमेटिक डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। नहीं तो देखो सिचुएशन देखो कैसे सॉल्व हो सकता था बिना प्राइस को बढ़ाए। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो तुम एक काम करो ना, प्राइस को क्यों चेंज कर रहे हो, डायरेक्टली सप्लाई को ही बढ़ा दो और डिमांड के साथ इक्वल कर दो, तो काम नहीं हो जाएगा वहीं पे सॉल्व? काम वैसे सॉल्व हो सकता था, लेकिन हम लोग सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिकॉज हम मान के चलते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमी जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है वो कर रहा है, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस अब नहीं कर सकता। जब वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकता। अब जब सप्लाई बढ़ नहीं सकता ज्यादा तो क्या होगा, इकोनॉमी में प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जिससे कि फिर से डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। क्लियर है? चलो, सप्लाई कम कर सकता है, डिफ्लेशन आएगा, उसका भी टॉपिक आएगा। देखो सप्लाई कम हो सकता है लेकिन डिफ्लेशन क्यों आएगा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो अब आते हैं बुक में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। व्हेन एडी इक्वल्स टू एस तब इक्विलिब्रियम होता है। और उस पॉइंट पे हम लोग तीन प्रकार का ग्राफ पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक फुल एम्प्लॉयमेंट, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल है इकोनॉमी में? नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, ओवर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ओवर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्योंकि कोई डबल शिफ्ट काम कर रहा है, संडे को भी काम कर रहा है, इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट रन में ओवर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ओवर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, according to Keynes the equilibrium level of employment may or may not be the full employment level. It means equilibrium level may exceed or fall short of full employment level. If equilibrium level exceeds the full employment level, then there is a excess demand in the economy. However, if equilibrium level falls short of the full employment level, then it is a situation of deficient demand. ठीक है, अब देख ये लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अभी समझने के लिए। इफ इक्विलिब्रियम लेवल एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा अगर इक्विलिब्रियम लेवल है तो देन देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तब इकोनॉमी में क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगा। देखो तो लास्ट क्लास देखो तो लास्ट निकालो तो इक्विलिब्रियम लेवल जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर था, लास्ट चैप्टर में देखो तो इक्विलिब्रियम लेवल जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर था। अच्छा पहले ये बात समझा देता हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये दो जब समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम लेवल किसको बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल को बोला जाएगा जिस लेवल पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। मतलब मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, हमारे पास इकोनॉमी में, हम लोग मान के चलते हैं इकोनॉमी में टोटल 100 लोग हैं। ठीक है, टोटल 100 लोग हैं। अब एक इंसान का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, एक इंसान का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, हमको दो कॉन्सेप्ट समझना है, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है,
जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा, जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा। और फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जब हमारे 100 के 100 लेबर पूरा काम कर रहे हैं, ऑल आर वर्किंग। ठीक है, अब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, मान लो डिमांड है 1200 यूनिट का, तो सप्लाई भी 1200 यूनिट करना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, 120 एम्प्लॉइज को काम कराना पड़ेगा, है ना, तभी तो बन पाएगा 1200 यूनिट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, 100 लेबर। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, हम कभी इक्विलिब्रियम लेवल में पहुंच ही नहीं सकते। हम कहां जाके रुक जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट में जाके रुक जाएंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे पास उतने लेबर ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, लेबर का ही तो प्रॉब्लम है। 100 लेबर टोटल थे, 100 के 100 काम कर रहे हैं, टोटल मिलकर कितना यूनिट बना रहे हैं, 1000 यूनिट। हमको चाहिए 1200 यूनिट, हमको चाहिए 1200 यूनिट। कहां से आएगा 1200 यूनिट, आ सकता है कहीं से, नहीं आ सकता। तो अभी हमेशा हमको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। डिमांड 1200 यूनिट का होगा, सप्लाई 1000 यूनिट का होगा, यही तो होगा प्रॉब्लम। तो इस सिचुएशन में क्या आता है, हमारा डेफिशिएंट डिमांड आता है, ये एक्सेस डिमांड आता है। तो हम क्या एक्सेस डिमांड को ऐसा लिख सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा हो, व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, 1000 यूनिट्स है। इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए कितना यूनिट चाहिए, 1200 यूनिट चाहिए। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई करने के लिए 1200 यूनिट चाहिए, तो हम वो तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम आ रहा है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में नहीं बताएगा एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है या शॉर्टेज डिमांड का प्रॉब्लम है, तुमको इक्विलिब्रियम लेवल बता देगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बता देगा। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब वो लेवल जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होगा और इकोनॉमी मस्त बढ़िया स्मूथली चलेगा। ठीक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, वो लेवल जो हम अचीव मैक्सिमम जहां तक हम पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर हम जा नहीं सकते। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए कितना, इकोनॉमी को मस्त स्मूथली चलाने के लिए हमको कितना चाहिए, 1200 यूनिट चाहिए। क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। हमेशा शॉर्टेज कितने का होगा, 200 यूनिट का शॉर्टेज होगा। तो जब 200 यूनिट का शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, बुक में आओ, यहां पे लिखो एक्सेस डिमांड के बगल में व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम। ठीक है, when equilibrium level is more than full employment level। और इसी का ऑपोजिट होगा क्या चीज, डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड में भी लिख के आ जाते हैं, चलो फटाफट से नीचे, when equilibrium level is less than full employment level। when equilibrium level is लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ इक्वल होगा तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम लेवल ज्यादा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम लेवल कम था फुल एम्प्लॉयमेंट से। अगर दोनों इक्वल हुआ तो, अगर दोनों इक्वल हुआ तो इससे बेस्ट सिचुएशन और इकोनॉमी के लिए हो नहीं सकता कि जितना चाहिए हमको, हमारे सारे लेबर मिलके उतना ही बना रहे, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लेबर खाली बैठा है, ना कोई एक्स्ट्रा लेबर का हमको रिक्वायरमेंट है। मतलब सबको ही मिलके जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं हमको चाहिए भी उतना ही, बेस्ट सिचुएशन है। तो बेस्ट सिचुएशन कब होगा, जब इक्विलिब्रियम लेवल इक्वल्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। ना इसमें इन्फ्लेशन आएगा, ना इसमें डिफ्लेशन आएगा। ठीक है, चलो
अब आते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में एक्सेस डिमांड को। Excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. It is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment output. Excess demand give rise to inflationary gap. इसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, जो कि हम समझ चुके हैं क्यों इन्फ्लेशन होता है। अगर डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो ऑब्वियस सा बात है प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से सप्लाई और डिमांड ऑपोजिट वे में चलने जाने लगेंगे, दोनों जाके मिड एक साथ मिल जाएंगे और सप्लाई प्राइस ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बड़ा बड़ा इंग्लिश वर्ड लिखा है, कोई काम का नहीं है, सिंपल सा बात है। इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं, वो प्राइस का गैप जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप है, उस गैप को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली फुल एम्प्लॉयमेंट में जो प्राइस होना चाहिए और इक्विलिब्रियम लेवल में जो प्राइस होना चाहिए, वो दोनों के बीच का जो गैप है, वो गैप को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, और सिंपल वे में समझना है तो जितना से ये प्राइस बढ़ेगा, जितना से ये प्राइस बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। जितना से ये प्राइस बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, लेकिन लिख के तो आना पड़ेगा, फैंसी लैंग्वेज है ना, तो उसके लिए समझना पड़ेगा फैंसी लैंग्वेज को भी। तो अब आ जाओ बुक का लैंग्वेज समझते हैं। समझने के लिए बस इतना ही समझना, इन्फ्लेशन क्या होगा, जितने से प्राइस बढ़ेगा, और डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा, जितने से प्राइस कम होगा। समझने के लिए उतना ही है, लेकिन लिखने के लिए देखना, inflationary gap refers to the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। मतलब ये हमारा actual aggregate demand था, actual aggregate demand था, ठीक है, लेकिन full employment demand कम था। फुल एम्प्लॉयमेंट में तो डिमांड कम था ना, हमारे एग्जांपल में एक्चुअल डिमांड कितने का था, 1200 यूनिट का था, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में कितना था, 1000 यूनिट का। तो ये जो 200 यूनिट का गैप है, इस गैप को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज इट लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब डायग्राम में आ जाओ। देखो, ओरिजिनली फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो कहां पे है, पॉइंट ई में, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ठीक है, इनकम का कर्व। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम का कर्व बोलो, दोनों क्या है, ई में जाके दोनों क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा है। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड जो है, जो एक्चुअल जो इक्विलिब्रियम लेवल वाला एग्रीगेट डिमांड है, वो कहां पे है, इधर है। तो ये जो गैप है, ये लाइन से लेके ये लाइन का गैप, ये गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, इस गैप के वजह से ही इकोनॉमी में क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, मतलब प्राइसेस बढ़ने वाला। ठीक है, देखना इन द डायग्राम, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। Aggregate demand curve intersect at point E, which indicates the full employment equilibrium due to increase in the investment expenditure AI. Aggregate demand rises from AD to AD1. एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बोल के बढ़ गया, या किसी और रीजन से भी बढ़ सकता है, जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से बढ़े, हो सकता है बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया अचानक से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए अचानक से, तो जिससे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिमांड किसी भी रीजन से बढ़ सकता है। डिमांड के बढ़ने का रीजन हम लोग पढ़े थे डिमांड वाले चैप्टर में, कि प्राइस की वजह से तो डिमांड चेंज होता ही है, साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। तो अचानक से डिमांड बढ़ गया, ठीक है, मान लो वॉर हो गया, वॉर हो जाने से डिमांड बढ़ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया जिससे अचानक से गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया। तो इस प्रकार का कोई भी रीजन से डिमांड बढ़ सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिए कि हम लोग एक नया इन्वेस्टमेंट किए, तो नया इन्वेस्टमेंट की वजह से डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ता है,
लास्ट क्लास में पढ़े थे, इनकम मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट होगा। जब मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट होगा तो डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हम लोग एग्जाम्पल लिए कि इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ा दिए। ठीक है, तुम और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी रीजन से हम लोग डिमांड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड राइजेस फ्रॉम एडी टू AD1। It denotes the situation of excess demand and the gap between them, that is EF, is termed as inflationary। ठीक है, सिर्फ डिमांड बढ़ा है, सप्लाई नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से अब क्या आने वाला है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद it must be noticed that the situation of excess demand generates inflationary pressure in the economy. Larger the inflationary gap, greater will be the inflationary pressure on the economy। inflationary pressure का मतलब प्राइस बढ़ने का जो प्रेशर होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ने का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो, और गैप कम होगा तो वो प्रेशर भी बहुत कम होगा। ठीक है, चलो अब देखना रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब क्यों एक्सेस डिमांड होता है, जैसे वहां पे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिए, ऐसा बहुत सारा रीजन है जिससे कि एक्सेस डिमांड हो सकता है। रीजन सबसे पहला, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है पलक? कंज्यूम मतलब कौन कितना कर सकता है, कौन कितना कर सकता है, मतलब कौन कोई कितना एग्जांपल कर देके, सकता है। तुम एग्जांपल देके समझा दो चलेगा। ठीक है, आप पुअर वाला जैसे एग्जांपल दिए थे, अगर जो पुअर होगा उसके पास जितना इनकम आएगा वो सब कंज्यूम कर लेगा, बट एज कंपेयर टू रिच वो सेव करेगा। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? अच्छा पुअर है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, तुम कैसे भी समझा दो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। अगर एक इंसान को कितना रुपए दिया जाए तो वो उसमें से कितना खर्च करेगा, वो क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट हो गया था, मैं थोड़ा मोड़ा इनडायरेक्ट सोचा था। ठीक है, देखो अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, किसी भी इंसान को का इनकम में से वो कितना प्रोपोर्शन को खर्च कर रहा है, वो क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। ठीक है, अब अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज हो गया इकोनॉमी में सभी का, कोई सेव करना ही नहीं चाह रहा, सब क्या कर रहे हैं, पैसा आते ही खर्च कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर डिमांड बढ़ गया तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आएगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आएगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, excess demand may rise because of increase in the consumption expenditure due to rise in propensity to consume or fall in propensity to save। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्स कम कर दिया गवर्नमेंट तो क्या होगा, इससे टैक्स कम करने से क्या होगा, हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। जब हमारे हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, हम जब ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जब बढ़ेगा तो फिर से एक्सेस डिमांड वाला प्रॉब्लम आएगा जिससे प्राइसेस बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कैसे होगा? गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तो उसका देखो दो प्रकार का इंपैक्ट आएगा। एक तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगा तो पैसा किसके पास आएगा, लोगों के पास आएगा पैसा। पैसा पेमेंट तो करेगा ना गवर्नमेंट, किसी कंपनी को या किसी लेबर को या कॉन्ट्रैक्टर को, ये लोग को तो पेमेंट करेगा। जब इन लोग को गवर्नमेंट पेमेंट करेगा तो पैसा जनरल लोगों के पास में आएगा। जब जनरल लोगों के पास में पैसा आएगा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर खर्च करने निकलेंगे। जब खर्च करने निकलेंगे तो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो पढ़ ही लिए हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा बताओ? जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उसका मल्टीपल टाइम इनकम जनरेशन होता है। जब मल्टीपल टाइम इनकम जनरेशन होगा तो मल्टीपल टाइम डिमांड भी क्रिएट होगा। जब मल्टीपल टाइम डिमांड क्रिएट होगा तो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, फॉल इन इंपोर्ट्स। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ तो खाएंगे, है ना। वो जो नीड था जो इंपोर्ट से फुलफिल हो रहा था, अब वो डोमेस्टिक गुड से फुलफिल होगा। जब डोमेस्टिक गुड से फुलफिल होगा तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। जब डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो आगे जानते हो क्या होगा। नेक्स्ट, राइज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारे गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है ना, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा गुड्स, अब तो हम जो खा रहे थे वो तो खा ही रहे हैं, साथ में बहुत सारा गुड्स बाहर जा रहा है। जब बहुत सारा गुड्स बाहर जाएगा तो यहाँ के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। जब यहाँ के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो आगे पता है क्या होगा। नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग।
डेफिसिट फाइनेंस क्या था? डेफिसिट फाइनेंसिंग याद करो, डेफिसिट कब होता था? गवर्नमेंट के बदले आरबीआई पैसा प्रिंट करता है। वो नोट छाप अच्छा, गवर्नमेंट का डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, पैसा था नहीं, तो गैप मेकअप कहां से होगा? प्रिंट करेगा करेंसी। जब करेंसी प्रिंट करेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? अगेन चालू चलो, मतलब एक इम्पैक्ट है। देखो, दो तीन चीजों को समझना है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उससे क्या हो, और लोगों के हाथ से पैसा चला जाएगा तो उससे क्या हो। ठीक है, ये तो मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में आ गया। तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेगा। लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, पैसा कम हो जाएगा, तो वो लोग खर्च भी कम करेंगे। खर्च भी कम करेंगे तो डिमांड भी कम होगा, जिससे डेफिसिट डिमांड वाला प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखो देखना, मेन रीजन क्या है? इट मस्ट बी नोटेड दैट मेन रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड इज अपेरेंटली द इंक्रीज इन द फोर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखना अब इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा? किस किस चीजों पे इंपैक्ट आएगा? व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। ठीक, रिद्धि देखना, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होगा तो किस किस चीजों पे इंपैक्ट आएगा? सबसे पहले बताओ, क्या आउटपुट बढ़ेगा? डिमांड बहुत ज्यादा होगा तो आउटपुट बढ़ेगा? आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी कहां पे बैठे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट में बैठे हैं। हमारे पास एक लेबर भी एक्स्ट्रा नहीं है जो कि प्रोडक्शन कर पाए। हर लेबर पूरा अपने मेहनत से काम कर रहा है, तो अब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहां से करेंगे? कर ही नहीं सकते एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? जीरो। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी ऑलरेडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। आइडल कैपेसिटी बचा ही नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या इंक्रीज होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग तो काम कर रहे हैं और किसको काम दोगे तुम? ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। बताओ क्या होगा? प्राइस तो बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है बहुत सारा, और बनाने के लिए लोग नहीं है, या हमारे पास एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है नहीं, तो जिससे क्या होगा? ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, excess demand leads to the rise in the general price level known as inflation as aggregate demand is more than aggregate supply। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट एग्जैक्टली डेफिशिएंट डिमांड। क्या होने वाला है डेफिशिएंट डिमांड में? बोलो, किसी भी रीजन से डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, मान लो डिमांड कम हो गया, तो अब क्या होगा? डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा है, गोडाउन में बहुत सारे स्टॉक बचेगा। ओवरऑल चेन इफेक्ट समझना, अगर किसी भी चीज का डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, तुम एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस का सोचोगे तो चलेगा। ठीक है, तुम मैन्युफैक्चर करते थे, मान लो क्या मैन्युफैक्चर करोगे? बोलो, कपड़ा। चलो कपड़ा मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, तुम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब तुम्हारे टी शर्ट का मार्केट में डिमांड नहीं आया। ठीक है, कोई खरीदा ही नहीं तुम्हारा टी शर्ट इस साल, तो गोडाउन भर गया होगा या नहीं भर गया होगा? गोडाउन फुल हो गया होगा। तो क्या नेक्स्ट ईयर तुम उसको प्रोडक्शन करोगे? और उतने तो बेवकूफ नहीं दिखते कि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन करें। ऑलरेडी गोडाउन भरा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो हम प्रोडक्शन तो करेंगे नहीं, तो जिससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कम हो, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, हमको कम प्राइसेस में प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड refers to a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy। ठीक है, when equilibrium level क्या है? कम है full employment level से, मतलब बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं, अब काम करने को नहीं है उनके पास, क्योंकि मार्केट में उतना डिमांड ही नहीं बचा है। ठीक है, द सिचुएशन व्हेन डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस when planned aggregate expenditure falls short of aggregate supply that at a full equilibrium level, full employment level, it give rise to deflationary gap। हमको चाहिए था इतना, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको चाहिए था इतना, लेकिन है इतना, मतलब
100 लेबर थे हमारे पास, हर कोई 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता था, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना था 1000 यूनिट का, लेकिन मार्केट में सिर्फ 800 यूनिट का डिमांड है, तो 800 ही तो बनाएंगे, 800 का डिमांड है तो 800 बनेगा, तो 200 का जो गैप है वो गैप क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप होगा। ठीक है, वो 200 का क्या बोलेंगे, गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हमारा डिमांड ही उतना नहीं आ रहा जितना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको चाहिए डिमांड। ठीक है, अब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप आर शोन इन फिगर 9.2 एज सीन इन डायग्राम। Income, output and employment are measured on the x-axis and aggregate demand is measured on the y-axis. Aggregate demand and aggregate supply curve intersect at point E. दोनों कहाँ intersect कर रहा है, point E में। इस point पे क्या हो रहा है, full employment equilibrium हो रहा है। हमको full employment के लिए इतना demand और इतना supply चाहिए, लेकिन क्या उतना demand और उतना supply है इकोनॉमी में, नहीं है, तो वो कहाँ पे है, नीचे है, तो जिसके वजह से एक गैप हमेशा रहेगा और उस गैप की वजह से प्राइसेस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, which indicates the full employment include due to decrease in investment। अब देखो वहां पे increase in investment लिए थे एग्जांपल, यहाँ पे decrease in investment लिए। जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट से चेंज हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पढ़े थे अभी कितने सारे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट करके 8-10 फैक्टर्स पढ़े थे। ये देखो, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, rise in propensity to consume, reduction in taxes, government expenditure, investment, import, export, deficit financing, 7 पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया, लेकिन है बहुत सारा रीजन, कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड फॉल्स फ्रॉम AD टू AD1, AD टू AD1 होगा ये। ठीक है, AD टू AD1, इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। देखो, aggregate demand falls from AD to AD1. It denotes the situation of deficient demand and the gap between them, that is EG is termed a deflationary gap. Point F indicates the unemployment equilibrium, underemployment equilibrium. देखो ये जो गैप है, इस गैप की वजह से क्या होने वाला है, जो लोग काम, हमारे पास 100 लेबर थे, हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, हमारे पास 100 लेबर थे, हर इंसान कितना बनाएगा, 10 यूनिट बनाएगा, टोटल कितना बना सकते थे, 1000 यूनिट। डिमांड मार्केट में कितना है, अभी 800 है ना, अभी तो 800 है, पहले 1200 था, अब क्या है, डिमांड मार्केट में 800 है। ठीक है, अब 800 के वजह से जो 200 का गैप है वो हम जब बना के रखेंगे या नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली नहीं रखेंगे। तो ये जो 200 का गैप है, इसके वजह से काम से निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, 20 लोगों को हम जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है, इसके वजह से क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इक्विलिब्रियम तो पहुंच जाएगा, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन वो कौन से पॉइंट पे होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होगा। मतलब सभी लोगों को काम नहीं मिला है, फिर भी इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल पे है। ठीक है, it may be noted that during deficient demand equilibrium is determined at the level less than full employment equilibrium. It leads to underemployment equilibrium. In this situation there exists involuntary unemployment. इस सिचुएशन में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा। सोचो वो 20 लोगों का क्या होगा, वो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, मतलब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बहुत सारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, अब रीजंस देखो, सारे ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वहां पे इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां पे डिक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेस। वहां पे इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वहां पे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे फॉल इन इन्वेस्टमेंट। वहां पे डिक्रीज इन इंपोर्ट, यहाँ पे राइज इन इंपोर्ट। वहां पे राइज इन एक्सपोर्ट, यहाँ पे फॉल इन एक्सपोर्ट। 7वां पॉइंट क्यों गायब है, सातवां पॉइंट को देखो ना, वहां क्या था, डेफिसिट फाइनेंसिंग था। यहाँ पे कभी डेफिसिट फाइनेंसिंग के अलावा कोई सिचुएशन राइज हुआ है क्या,
नहीं हुआ, सातवां पॉइंट कहां से आएगा? ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का ऑपोजिट हो सकता है, नहीं होता इकोनॉमी में, इसीलिए सातवां पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग का हम ऑपोजिट भी देखें तो जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा इकोनॉमी में, क्या वो नोट फाड़ देगा गवर्नमेंट? प्रिंट करने की जगह फाड़ेगा तो नहीं ऑब्वियसली, इसीलिए सातवां पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हर चीज ऑपोजिट उल्टा मत लिख के आ जाना, सातवां पॉइंट यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑन डेफिशिएंट डिमांड। इंपैक्ट क्या क्या आएगा? आउटपुट में क्या इंपैक्ट आएगा? वही कैसे रहेगा आउटपुट? वही कैसे रहेगा आउटपुट? कम हो जाएगा ना, 1000 से 800 हो जाएगा ना। तो ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंटरी स्टॉक, इट विल फोर्स द फर्म टू plan for lesser production for the subsequent period, as a result planned output will fall. Effect on employment fall हो जाएगा, ये भी fall हो जाएगा, और इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल ये भी fall। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक आज क्या करके आना है? पढ़ के आना है घर में। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ के आओगे। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड का डिफरेंस बिटवीन दिया है बुक में, उसको पढ़ के आना है। ठीक है, चलो, तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।